Welcome back again. I'm Brajesh Mohan, and in this video, I will talk about RBI Grade B Phase 2 exam, which is going to be held on 30th July 2023. So we have around 18 days left, and if I talk about hours, so it would be somewhere around 140 to 150 hours because not all the days will be same. Okay, on some days you will be highly motivated, and on some days you will be low on motivation. So it would vary. So accordingly, we have 140 to 150 hours, and if we manage all these hours well, then chances are that we will be able to revise the whole syllabus. At the same time, we would be able to practice a lots of questions and also attempt full length mock test. So guys, let's get started without wasting even a minute to see what are the things that you need to consider while reading in all the subjects like economic and social issue, finance management, and descriptive English. Okay, so we will discuss each subject, and then later on I will also talk about what amount of time or what percentage of time you need to allocate on what area. Okay, so वीडियो एंड तक देखना. आपको सोर्स भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस का सोर्स क्या रहने वाला है, कि आप डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कहां से लाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा. सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो टिल इट वॉच इट टिल एंड. So let's get started with ESI. Guys, you know ESI has two components. One is current and another is static portion. A static portion is one which is given as a syllabus in the notification PDF. But the majority of questions, especially in objective section, that comes from current affairs. और ये current जो होते हैं basically आपको तीन चीजें होते हैं यहाँ पर. एक होता है आपका यहाँ पर बैंकिंग इकोनॉमिक अफेयर्स. ओके, जो अभी आपने पढ़ा हुआ था बैंकिंग वगैरह के न्यूज, वहीं से आपको बैंकिंग बिजनेस वर्ल्ड के न्यूज एज वेल एज आरबीआई रिलेटेड न्यूज वगैरह आपको पूछे जाते हैं. तो वो एक आपका पार्ट रहता है, बैंकिंग न्यूज वाला पार्ट आपका एक हो जाता है. दूसरा वाला आपका आता है रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस. ओके, रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस. और जब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस, तो नॉट ऑल द रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस, आपको मेजरली बड़े बड़े रिपोर्ट होते हैं जो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. लेट्स सपोज IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, OECD, UNDP, अंकटाड, DPIT, नीति आयोग. सो या इवन आपको कुछ हेल्थ और एजुकेशन, कुछ एजुकेशन के रिपोर्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जैसे NIRF हो गया, स्कूल एजुकेशन रैंकिंग आ गया. तो वो सब रैंकिंग जो होते हैं वो आपको करने हैं. तो कौन से वाले आपको छोड़ने होते हैं, जैसे फोर्ब्स वगैरह के आपको कुछ रैंकिंग आ जाते हैं जहां पढ़ के आपको बिलियनियर्स को रैंक किया जाता है. सो दोज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आप इग्नोर कर सकते हो. और जो आपको सिलेबस से रिलेट करता है, जो सोशल इशू को टारगेट कर रहा है, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड से रिलेटेड आपको कुछ डाटा दे रहा है, चाहे FDI से रिलेटेड हो या आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ डाटा फैक्ट्स मिल रहे हो, वैसे रिपोर्ट्स पर आपको ज्यादातर फोकस करना होता है. The most important part is programs and policies. Last year out of 50 marks 30 to 32 मार्क्स से क्वेश्चन जो थे वो आपको प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के ही थे. एंड ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी गुड. ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, काफी उन्होंने घुमा फिरा कर क्वेश्चंस को पूछा हुआ था. सो दैट्स हाउ दे आस्क. यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन जनरली आपको इन जनरल इफ वी लीव 1 to 2 क्वेश्चंस, तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन अराउंड 90% प्लस जो है मार्क्स आपको वो करंट से ही होता है. करंट कहने का मतलब क्योंकि ये सारे के सारे अपडेट्स आपको 6 to 9 मंथ के करने होते हैं. ओके, ये आपको 6 to 9 मंथ के करने होते हैं. सो दैट वुड बी कॉल्ड एज करंट अफेयर्स ओनली. ओके, नो एक क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जाता है, सो व्हाट टू रीड इन स्कीम्स. व्हेन आई टॉक अबाउट स्कीम्स कवरिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, सी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज वेर आस्क्ड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट आपको था कुछ क्वेश्चंस फ्लैगशिप प्रोग्राम पर थे. सो देयर आर सम मिनिस्ट्रीज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स सिलेबस. Okay, which are those ministries like Ministry of Finance, okay, Ministry of Commerce and Industry. Then there is Ministry of Environment, which is related to chapter number 3, Ministry of Rural Development and Housing and Urban Affairs. Then there is Ministry of Jal Shakti. Then there is Ministry of MSME, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Travel. So such kind of ministries are directly related to the static syllabus. Okay, so from those, and these are around 10 to 11 ministries only. तो उनके आपको क्या होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो अम्ब्रेला प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ बड़े मेजर प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपको वहां से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे. सो दोज आर कॉल्ड फ्लैगशिप स्कीम्स. ओके, इवन दोज आर इन नॉट न्यूज, दे कुड बी आस्क्ड. नो अनदर इज
स्कीम्स विच हैज बीन इन यूज। तो इसका सोर्स होता है पीआईबी। जनरली आपको पीआईबी पर आपने देखा होगा, मैं पीआईबी का समरी भी प्रोवाइड करता हूं। तो पीआईबी पर आपको जो है सरकार अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में अपडेट्स प्रोवाइड करती है, और ऑन एन एवरेज एवरी मंथ 900 से लेकर 1400 तक आपको आर्टिकल्स होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स समथिंग इज रिटन अबाउट सम प्रोग्राम्स, और सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं, सरकार किस तरह से चीजें आपको एड्रेस कर रही है। सो अबाउट ऑल दोज थिंग्स इट इज रिटन। तो वहां से आपको उसको पीआईबी समरी को आपको अच्छे से करना होता है, लेकिन उसमें भी आपको मेजरली प्रोग्राम्स पार्ट पर फोकस करना होता है। सो दैट वाज द करंट अफेयर्स पोर्शन दैट आई वांटेड टू डिस्कस। ओके, अब देखो स्कीम्स में क्या पढ़ना होता है। स्कीम्स हो गया कि आपको क्वेश्चंस होते हैं, दे गिव यू इन पैराग्राफ फॉर्म। ओके, इन पैराग्राफ, एंड द पैराग्राफ वुड बी अराउंड 200 to 300 वर्ड्स। इन दो पैराग्राफ देयर वुड बी सम एक्स वाई ब्लैंक्स देकर आपको एक्स वाई ए बी इस तरह से आपको दिए होंगे। एंड by reading there would be they won't be mentioning like कि कौन से प्रोग्राम्स के बारे में वो पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ को पढ़ के आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट विच पर्टिकुलर स्कीम। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई द स्कीम। वंस यू आइडेंटिफाई द स्कीम और यू नो दैट समवेयर यू कैन रिलेट टू द मिनिस्ट्री कि कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप स्कीम भी आइडेंटिफाई कर पाते हो। एंड देन देयर वुड बी सम क्वेश्चंस रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, एलोकेशन रिलेटेड, फंडिंग एलोकेशन की बात करते हैं, जो बजटरी एलोकेशन होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। देन देयर कुड बी क्वेश्चन ऑन फंडिंग पैटर्न, बिकॉज यू नो द क्वेश्चंस वोंट बी वन लाइनर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल स्टेटमेंट। यू ऑलरेडी सॉ दैट पर्टिकुलर थिंग इन फेज 1 एग्जाम, जहां पर उन्होंने 5-5 स्टेटमेंट देकर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। So most of the questions will be multiple statement based questions. So in those questions there could be statement related to funding pattern, allocation, objective, ये सबसे related आपको statements हो सकते हैं। So you also need to focus on funding pattern की, अगर centrally sponsored, अगर central sector scheme है तो definitely वहां पर 100% central की funding होगी। लेकिन कुछ प्रोग्राम centrally sponsored होते हैं तो वहां पर central और state के बीच में fund share किया जाता है। Somewhere it is 50-50, in most of the times it is 60-40। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से प्रोग्राम्स के लिए। इवन फेज 1 एग्जाम में भी उन्होंने फंडिंग पैटर्न पूछा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ओके, देन देयर इज टारगेट ईयर। ये काफी आजकल पूछा जा रहा है कि अभी देखोगे जितने भी मोदी गवर्नमेंट में स्पेशली जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उसमें आपको सनराइज पीरियड कह सकते हो, और साथ ही साथ जो क्लोजिंग पीरियड होता है वो मेंशन किया जाता है कि कब तक के लिए प्रोग्राम चलेगा। हालांकि बाद में वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन जनरली ये 5 इयर्स का प्रोग्राम्स वगैरह चलाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम 24-25, 25-26, 27-28 कब ये एंड होने वाला है। ये फाइनेंशियल ईयर मेंशन होता है आपको प्रोग्राम्स वगैरह में। Then there is implementation part, how the program will be implemented. Okay, who is the implementing agency? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Then there is key features. What are the key features of this particular program? तो ये जो आपको पॉइंट्स है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Then only you would be able to answer the questions which has been asked in paragraph form, और जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, सो पीआईबी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आपको मेजरली फोकस करना है, फोकस ऑन प्रोग्राम्स अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री, और ये आपको 6 to 9 मंथ का करना है। बैकवर्ड डायरेक्शन में करना, स्टार्टिंग से नहीं करना है, बैकवर्ड, जैसे जून से करेंगे, मई करेंगे, जहां तक कर सके उल्टा जाना है। ओके, उधर से मत स्टार्ट करना, उल्टा जाना। और ऑलरेडी आपने फेज 1 एग्जाम के लिए कवर किया होगा, सो इट वुड बी मेजरली रिविजन ओनली। तो उल्टा जाना और जहां तक हो सके आपको कवर करना है, क्योंकि टाइम कम है। बैंकिंग इकोनॉमिक अफेयर्स मेजरली आपको 6 मंथ का कवर करना है। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से में भी डिस्क्रिप्टिव भी पूछ सकते हैं, तो ये आप जरूर एक बार अच्छे से कवर कर लें। ओके, देन देयर इज रिपोर्ट्स इंडिसेस, मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको मेजर रिपोर्ट्स पर फोकस करने हैं। देयर इज डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आल्सो, वी विल टॉक अबाउट इट। देखो, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव के बारे में, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, now what to read in ESI static portion? So these are the topics जो कि अभी बर्निंग टॉपिक्स है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे कि WTO काफी इंपॉर्टेंट है, अब बार बार न्यूज में रह रहा है WTO। ओके, देन देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डिफिसिट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नई सेज पॉलिसी आई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, गाइस बिलीव मी दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, G20 वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी काफी ज्यादा आपको ये न्यूज में है, so these are very important. Then there is social issue,
डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, आपने देखा कि पॉपुलेशन अपना जो है फर्स्ट नंबर पर, वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट इन पॉपुलेशन। ओके, तो ये डेमोग्राफिक आपको काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। माइग्रेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने माइग्रेशन पर एक क्वेश्चन पूछा था जहां पर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा था और किस तरह से माइग्रेट हो रही पॉपुलेशन, वो चीज को उन्होंने कनेक्ट किया था। Then there is economic reform, monetary policy, role of banks and reserve bank in economic development. ओके सर, ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बार बार क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हो रहे हैं और पूरी दुनिया क्लाइमेट के बारे में बात कर रही है। देन देयर इज इन्फ्लेशन ऑल्सो, आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन को किस तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सो दीज आर द हाई वैल्यू टॉपिक्स कह सकते हैं या प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जहां से कि क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांस हैं। ओके हाँ, जो मैं बात कर रहा था डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का, वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट ये है कि 2022 और 21 में कंपेयर करते हैं तो 2021 में देखो कि उन्होंने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक ऑन 15 फाइनेंस कमीशन डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, देन देयर वाज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया था और ये आपको फाइनेंस के सिलेबस में मेंशन है, यही मैं बताऊंगा आगे भी दिखाता हूं। 2022 में भी देखो कहां गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जनरली हम लोग जो है, ठीक है, उन्होंने यहां पर पूछा नहीं, दूसरा एक क्वेश्चन था एनबीएफसी पर। यस, दिस एनबीएफसी क्वेश्चन ये आपको फाइनेंस में मेंशन है, फाइनेंस के सिलेबस में। ओके, ये डायरेक्टली उन्होंने यहां पर पूछा हुआ है, तो ये मत सोचना कि फाइनेंस का सिलेबस ईएसआई में पूछा नहीं जा सकता है। 2 साल से तो पूछ रहे हैं वो लोग, तो डेफिनेटली चांस है कि आपको ईएसआई में फाइनेंस वाला टॉपिक भी पूछ देते हैं वो लोग। राइट, ए शॉर्ट नोट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो इजी था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देन देयर इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो आप कहीं भी सिलेबस में डायरेक्टली रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में फाइंड आउट नहीं करोगे, बट दिस कुड बी लाइक लास्ट ईयर काफी ज्यादा ये न्यूज, काफी ज्यादा इस पर फोकस किया जा रहा था, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर काफी फोकस किया जा रहा था, सरकार फोकस कर रही थी, तो डेफिनेटली वहां से उन्होंने जो रिलेट करके एक तरह से क्वेश्चन पूछा है। सो the questions are not directly related to the static portion, at the same time it is a mix of static as well as current portion. Okay, that's what I have written, it will be mix of करंट इशू प्लस स्टैटिक प्लस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, तीनों को मिलाकर जो है आपको डायरेक्ट एंड मिक्स क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो दो आर द ट्रेंड, आपको यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो भी आपसे यहाँ पर पूछा गया और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, वाज 15 मार्कर क्वेश्चन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, मैंने बताया यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये वाला टॉपिक और ये दोनों से आपको क्वेश्चन पूछा है। देन देयर इज अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था और ये मैंने बोला था बार बार कि अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन देख लेना काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन काफी अच्छा है और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट डायमेंशंस में रिलेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान देना। आप एक बार जरूर इसको वीडियो को पॉज करके आप इस पर फोकस करो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस मैनेजमेंट, सच इज नॉट द केस। फाइनेंस मैनेजमेंट में जनरली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, खास करके मैनेजमेंट वगैरह में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वहां पर कंपैरेटिवली आपके लिए इजियर है अगर हम लोग ईएसआई के रिस्पेक्ट में देखें तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट पोर्शन। मैनेजमेंट पोर्शंस में आपको जो यहाँ पर क्या क्या कवर करना है। सो फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट यू नीड टू फोकस ऑन, यू नीड टू कवर बाय हार्ट ऑल द आरबीआई एंड सेबी न्यूज, आरबीआई सर्कुलर्स, साथ ही साथ आरबीआई के जो न्यूज वगैरह है वो भी, और सेबी के जो आपको न्यूज आते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट आपके सिलेबस में है तो वहां पर उसको भी आपको कवर करना है। 6 to 9 मंथ का आपको ऑलरेडी आपने कवर किया होगा फेज 1 के लिए, बस उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार फिर से। आरबीआई रिपोर्ट आपको एनुअल एंड एफएसआर रिपोर्ट आपको कवर करना है, इस पर क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी दिखने को मिल सकते हैं। जो भी न्यूज आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस वगैरह ऑब्जेक्टिव में भी दिख सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर क्वेश्चन जो है वो फाइनेंस में पूछा था, ना कि ईएसआई में पूछा था, तो वो चीज ध्यान रहे। ओके, अब एक और चीज यहाँ पर क्या है कि हालांकि जो मैंने बोला कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे दोज वर फ्रॉम मैनेजमेंट, दोज वर डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करो तो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दोज आर नॉट डायरेक्ट इन नेचर, जनरली दोज आर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या अप्रोच होता है, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट, तो ये चीज ध्यान रहे, इस पर आप एक बार जरूर जो है थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, आप इसको समझ लें, क्योंकि मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट स्कोरिंग होता है।
आप अगर लास्ट ईयर का एवरेज अगर एनालाइज करोगे तो एवरेज 55 to 60 मार्क्स था ईएसआई के लिए, बट फॉर फाइनेंस इट वाज 65 to 70 मार्क्स। जिन लोगों के सिलेक्शन हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो डेफिनेटली फाइनेंस मैनेजमेंट आपको स्कोरिंग होता है। सो इफ अदर्स आर स्कोरिंग देन इन दैट केस यू विल हैव टू स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट में यूनिट वाइज क्वेश्चंस, आप चूंकि 4 यूनिट है राइट, 4 यूनिट मैनेजमेंट के एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगाकर 5 से 6 यूनिट बनते हैं। हर यूनिट पर कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो। ओके, वो क्वेश्चंस आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन है और उसका आंसर प्रिपेयर करके आंसर को रिवाइज कर जाओ। दैट्स द बेस्ट वे इन जो कम टाइम में आपको ज्यादा इफेक्टिवली प्रिपरेशन अगर करना है तो वो एक पॉसिबल तरीका है। ओके, अब क्या हो सकता है कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको उधर से ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक कई बार चांस बनता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो है ना, 6 में से 4 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, मींस आउट ऑफ अगर 15 मार्क्स वाले में देखें तो 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस है। सिमिलरली 10 मार्क्स में 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस हैं। सो यू हैव एन ऑप्शन जहां पर कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये वाला अप्रोच जो है वो आपके लिए बेहतर होगा रिमेनिंग डेज में। इससे 2 चीजें हो जाएगी, एक तो आपका आंसर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और दूसरा एट द सेम टाइम आपके पास जो है कम टाइम में प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो दोनों बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर क्वेश्चन, यूनिट वाइज क्वेश्चन बना सकते हो और उसको आप आंसर प्रिपेयर करके उसको रिवाइज कर लो। ओके, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो दूसरा तरीका बताऊं कि वो है ड्राफ्टिंग वाला तरीका, कि अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को नहीं भी लिख पाओ, ओके, अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं भी लिख पाओ तो लेट्स मेक अ ड्राफ्ट। इट वुड टेक अराउंड 10 मिनट और मे बी 15 मिनट या आधे घंटे आपको लगेंगे। आप पेन एंड पेपर के थ्रू ड्राफ्ट बना लो। यहां पर जो है आप बीच में टॉपिक का नाम लिखो और इधर आप जो है बॉक्स बनाओ और वहां पर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जैसे कि उसके बारे में डेफिनेशंस हो गए वो लिख लो। इधर आप जो है यहाँ पर उससे रिलेटेड लिमिट जो इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी है वो लिखो, यहाँ पर लिमिटेशंस लिखो, यहाँ पर एप्लीकेशंस लिखो। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया कि जो केस स्टडी है, कुछ एग्जांपल वगैरह यहाँ पर लिखो, क्योंकि मैनेजमेंट में आपको एग्जांपल इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अगर आप लीडरशिप पर लिख रहे हो तो आपको लीडर्स के एग्जांपल देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर आप लिमिटेशंस लिखोगे, अलग अलग थ्योरी के जो अलग अलग चीज आप डिस्कस करोगे उसका क्या लिमिटेशंस है। ओके, कुछ क्वेश्चंस में होंगे, कुछ में नहीं होंगे, तो अलग अलग 3-4 डायमेंशंस आपको देने होते हैं, तो कुछ डिफरेंट डायमेंशंस होंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। सिमिलरली यहाँ पर आपको जो है उसके बारे में थ्योरी लिखना है कि कौन कौन सी थ्योरी है, यहाँ पर आपको डिफिनेशन वगैरह लिखना है। इस तरह से आपके जो है ये चार्ट बन जाएंगे और ये चार्ट आपको 10 से 15 या 20-25 चार्ट जो भी होंगे उसको आपको एग्जाम टाइम पर और शॉर्ट पॉइंट्स होंगे। इट वोंट बी पूरा का पूरा डिटेल नहीं लिखना है। एक पेज में आप एक ब्लैंक पेज में 2-2 चार्ट बना सकते हो और ये जनरली आपके लिए शॉर्ट पॉइंट्स की तरह होंगे। मैंने ऑलरेडी इस तरह की चीजें टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। मेरा टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से ही है, ब्रजेश मोहन @ब्रजेश मोहन, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। वहां पर मैंने इन तरह की चीजें डिस्कस की हुई है। ओके, तो ये हेल्प करता है आपको इवन एग्जाम के मॉर्निंग में या जो आपको ब्रेक मिलता है वहां पर चीजों को एक बार तुरंत देखने में, ग्लांस करने के लिए आपको हेल्प करता है। सो यू कैन प्रिपेयर सच नोट्स जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। ओके, सो यूज एग्जांपल्स एंड केस स्टडी इन आंसर। ये अगर आप नहीं कर रहे हो तो बाद बाकी लोगों से आप पिछड़ रहे हो आपको। तो ईएसआई में आपको प्रोग्राम्स, डाटा, फैक्ट्स इंक्लूड करने होते हैं। ओके, और मैनेजमेंट में आपको एग्जांपल एंड केस स्टडीज इंक्लूड करने होते हैं। फाइनेंस में भी आपको जो है डाटा एंड फैक्ट्स वगैरह आपको इंक्लूड करने होते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस में आपको कमिटीज वगैरह जो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें आपको आरबीआई की डिफरेंट कमिटीज बनती है। ओके, आरबीआई की डिफरेंट कमिटीज बनती है। वो कमिटी के आपको जो है रेफरेंस लेना होता है, उस कमिटी के कुछ आपको की पॉइंट्स देने होते हैं। लेट सपोज उन्होंने जो है आपको डिजिटल लेंडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा था, डिजिटल लेंडिंग पर आपको जो अजय कुमार डेसी कमिटी थी उसके आपको जो की पॉइंट्स थे, उस कमिटी ने क्या क्या रिकमेंड किया था, वो अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो आपके आंसर्स टॉप नॉच हो जाते हैं। वो थोड़ा सा इंप्रेशन ज्यादा अच्छा क्रिएट करता है और एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होकर देता है। तो आरबीआई कमिटीज आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, आरबीआई के रिपोर्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेबी के कमिटी या सेबी के कमिटी या रिपोर्ट्स के जो डाटा फैक्ट्स हैं, जैसे कि अभी एनुअल रिपोर्ट आया हुआ है, एफएसआर रिपोर्ट आया हुआ है, उसके आप डाटा फैक्ट्स, लेकिन रेंडमली डाटा मत देना, वहां पर मेंशन करना कि एज पर द एनुअल रिपोर्ट आरबीआई।
आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2023, ये चीज आप जरूर मेंशन करें। ओके, रेंडमली आपको नहीं लिखना है, ये चीज आप मेंशन करके लिखें तो आपको काफी अच्छा इंप्रेशन बनता है। स्टडी मटेरियल के लिए आप जो कोई वीडियोज वगैरह ना देखें, अपने खुद के नोट्स आप रिवाइज करो। ओके, समरी शीट एंड माइंड मैप्स आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको एक्सेसिबल है आपके लिए ये आप फॉलो कर सकते हैं। यूज गूगल फॉर सर्टेन मैनेजमेंट टॉपिक्स, या आप प्रिपेयर नोट्स प्रिपेयर करने के लिए जो खास करके नए टॉपिक्स है जिसको आपने नहीं किया, जैसे नल थ्योरी वगैरह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, वो सब आप जरूर कर लें। यूज चैट जीपीटी टू गेट आंसर्स फॉर मैनेजमेंट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी का ट्रिक्स जो है वो शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंस का सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए, और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 4, NABFID। रिसेंटली एक नया वाला जो आपको AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नया वाला क्रिएट हुआ है। ओके, और वो है NAFID। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने कई बार इस पर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करवाया हुआ है, ये जरूर आप चेक कर लें। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो आपने देखा कि जैसे एसवीबी क्राइसिस हुआ था, यूएस में कई सारे बैंक्स डूब गए। ओके, क्रेडिट स्विस करके था आपको, यूरोप का स्विट्जरलैंड का बैंक था, वो डूब गया। तो या अभी जो रिसेंट अभी क्या हो रहा है कि फेड जो है, जो फेडरल रिजर्व है यूएस का, वो बार बार रेट हाई कर रहा है, तो उससे भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो इंटरनेशनल जो आपको ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम या 20 के द्वारा जो 20 है उसके जो आपको स्टेप्स होते हैं वो भारत पर क्या इंपैक्ट करते हैं, तो ये चीजें आपको इंटरनेशनल बैंकिंग में पढ़ने होते हैं, उसके इंपैक्ट आपको भारत पर समझने होते हैं। दैट्स व्हाट दे वांट टू आस्क। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रीवियसली यहाँ पर फिनटेक करके चैप्टर था। ओके, उन्होंने फिनटेक पहले था, इसको उन्होंने हटा दिया और फिनटेक के बदले उन्होंने डाइवर्सिफाइड टॉपिक दिया है, और वो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। कि आप देख रहे हो किस तरह से आजकल नए नए एप्स बन रहे हैं, नई नई चीजें आपको टेक्नोलॉजी, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। आप देख रहे हो जो ये चैट जीपीटी वगैरह आया है, अब जो है बैंक वगैरह इसको यूटिलाइज कर रही है, एआई को यूटिलाइज कर रही है, किसके लिए? चैटबॉट, जो बैंक के चैटबॉट वगैरह हैं उसके लिए इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। ब्लॉकचेन ऑलरेडी काफी सिक्योर था, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है पेमेंट वगैरह के लिए। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है, टेक्नोलॉजिकली काफी आपको बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन बैंकिंग सिस्टम भी आपको दिया हुआ है। ओके, प्रीवियसली नहीं था, ये चीज आपको ध्यान रखना, नॉन बैंकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर दिया, पहले एनबीएफसी था, नॉन बैंकिंग सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है। डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, जो डिजिटल पेमेंट सेक्टर है उसमें किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आरबीआई ने सीबीडीसी दिया हुआ है, नया पेमेंट सिस्टम क्या है? सीबीडीसी इंक्लूड किया है, ई रूपी जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये क्या एक नया चीज है। उसके अलावा यूपीआई वगैरह ऑलरेडी चल रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी भी चल रहा है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर आएगा। तो जो करंट वाला पोर्शन था, मेनली अगर अभी तक देखो तो फाइनेंस आपको स्टैटिक सेंट्रिक था। ओके, प्रीवियसली फाइनेंस आपको स्टैटिक सेंट्रिक था। नो दे हैव ट्राइड टू मेक इट मोर करंट। ओके, नो दे हैव ट्राइड टू मेक इट मोर करंट सेंट्रिक। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन उतना इजी रहेगा नहीं फाइनेंस मैनेजमेंट का जितना रहता था, मुझे जैसा लगता है। मे बी फर्स्ट टाइम है तो वो लोग बकस दें, अगली बार से नहीं रहेगा, ये चीज मुझे लगता है। रेस्ट ये वाला पोर्शन सेक्शन बी जो था वो आपको सेम टू सेम है। सेक्शन सी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, उन्होंने अकाउंटिंग पार्ट को इंक्लूड किया, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये उन्होंने 2021 में हटा दिया था। प्रीवियसली आपके सिलेबस में ये अवेलेबल था, और 2017 के बाद एक्चुअली क्या हुआ ना कि 2018 में उन्होंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, प्रीवियसली सिलेबस में था। 17 में उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे थे, 18 में एक क्वेश्चन था बस, तो 19 में उन्होंने एक भी नहीं पूछा था। तो बाद में उन्होंने 21 में, 20 में एग्जाम हुआ नहीं, 21 में उन्होंने हटा दिया, लेकिन फिर से उन्होंने 23 में इंक्लूड कर दिया। 23 आ गया है, 23 में उन्होंने फिर से ये वाला पोर्शन इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखो यहां पर आप सोचोगे कि कोई बड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह पूछ देगा, कैलकुलेटर का जरूरी होगा, नो। यहां पर उन्होंने को वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, आपको हर एक रेशियो वगैरह का कंसेप्ट पता होना चाहिए, कुछ घुमा फिरा के वो कंसेप्चुअल कंसेप्ट अगर आता है कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। ओके, बस रेशियो वगैरह कुछ निकाल, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा, विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड आप कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करके पॉइंट में आए हुए हो। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है ये पता है आपको, डेब्टर डेज, क्रेडिटर डेज, ये सब क्या होता है,
प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के बारे में या बैलेंस शीट से रिलेटेड जो रेशियो होते हैं वो सब आपको, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, पीवाई, ये सब रेशियो होते हैं, वो अगर आपको पता है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू आंसर। अब देखो जो इन्फ्लेशन वाला था उसको उन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड है ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इन्फ्लेशन जो है अभी काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई काफी फोकस कर रही है इस पर, तो ये वाला टॉपिक पर आप जरूर एक बार तवज्जो दें, इसको आप जो है ध्यान से देखें, क्योंकि देखो यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ थ्रू मॉनेटरी एंड फिक्सर पॉलिसी। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई एज ए आरबीआई मैनेजर आपको भी यही करना है, और आरबीआई भी यही कोशिश कर रहा है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो ग्रोथ को कैसे मैनेज किया जाए, इन्फ्लेशन ग्रोथ को साथ साथ कैसे चलाया जाए, ये चीज पर आप जरूर एक बार ध्यान देना। ओके, तो नए वाले टॉपिक्स मैंने बता दिए, 4 नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, 3 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ओके, तो ये आप ध्यान दे सकते हो। नो लास्ट टॉपिक है, लास्ट है आपको, लास्ट टॉपिक आपका है वो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ओके, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में मैंने एक ही लाइन लिखा हुआ है, ये डार्क हॉर्स है, इट्स नॉट लाइक नबार्ड ग्रेड है। नबार्ड ग्रेड में क्या होता है ना कि वो लोग मार्क्स नहीं देते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वहां पर क्या होगा कि आपको कम टाइप करना होता है, टाइम आपके पास सफिशियंट होता है। नबार्ड में 90 मिनट का टाइम देते हैं, 300 वर्ड, 300 वर्ड, 150 वर्ड, 150 वर्ड, आपको 600 वर्ड हार्डली टाइप करना होता है, तो आपके पास टाइम बच जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग क्या होता है ना कि अगर आप अच्छा खासा लिख भी दो तो वो लोग एवरेज स्कोर वही 60, 62 इस तरह से आपका एवरेज स्कोर, मैक्सिमम स्कोर 65 इस तरह से रहता है। ओके, लेकिन जब हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के बारे में बात करते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आरबीआई ग्रेड बी में स्कोर लोगों के 78 भी आते हैं, लोगों के 82 भी आते हैं, तो ये मानकर चलो कि यहाँ पर अच्छा स्कोर मिलता है अगर आप अच्छा खासा लिख कर आए हो। और जब अच्छा लिखने की बात आती है तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज अच्छा में काउंट होता है, तो वो अच्छा वाला चीज आप जरूर ध्यान रखें, तब जाकर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं क्या था। देखो, एक क्वेश्चन आपको 4 टॉपिक रहता है, ओके, आउट ऑफ 4 आपको एक करना है, ये ऐसे 4 है, 4 में से किसी एक पर आपको लिखना है। तो जैसे कि ये ग्लासगो सबमिट हुआ था, इस पर तो मैंने काफी सारी चीज बताई हुई थी, और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में पूछ लिया तो चांस है कि ईएसआई में ना पूछे या पूछ भी दे, क्या फर्क, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आपको जो है कंटेंट अच्छे से पता होना चाहिए। मे बी इस बार फिर से पूछे, क्योंकि आपने देखा कभी पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में कभी फ्लड वगैरह नहीं आता था, अभी तबाही मची हुई है, हर तरफ पानी ही पानी है। सो दैट हैज बीन द सिचुएशन कि जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं वो किस तरह से आपको जो एक तरह से पंजाब क्या हो गया, भारत का एक मैदानी इलाका है। ओके, भारत में 43% के अराउंड जो है वो मैदानी इलाका है, ये एक तरह से भारत का बड़ा सा मैदानी इलाका था, और यहाँ पर जो नदियां वगैरह थी ऑलमोस्ट सूख गई थी, लेकिन एकदम से फ्लैश फ्लड आया और पूरा चारों तरफ डूब चुका है। तो ये कंडीशन है, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं एक तरह से। ओके, आपने देखा कि हिमाचल किस तरह से इंपैक्ट हो रहा है, तो उत्तराखंड में किस तरह से डेवेस्टेशन क्रिएट हो रहा है। सो डेफिनेटली क्लाइमेट डिजास्टर्स आर हिटिंग मोर फ्रिक्वेंटली देन एवर। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज है, उस पर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो वो आपको अलग अलग डायमेंशन, जैसे क्लाइमेट फाइनेंस, जैसे उन्होंने ग्लासगो वाला सबमिट पूछा क्योंकि रिसेंटली वो सबमिट लास्ट ईयर हुआ था, अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहा है, तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बर्निंग है, अभी क्लाइमेट डिजास्टर्स बर्निंग टॉपिक है, तो वहां पूछ सकते हैं। तो ये चीज आपको, या क्लाइमेट फाइनेंस, भारत सरकार क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि भारत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग डिजास्टर्स फेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो रायता फैलाया हुआ है ये यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको 80s के दशक में हुए, 90s के दशक में हुए थे इनिशियल पीरियड में, 1890 के बाद और 1947 तक, वो उसके कारण ये बेसिकली हो रहा है। तो इंडिया एज वेल एज जो डेवलपिंग कंट्रीज है, दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन क्लाइमेट जस्टिस, कि जो ये डेवलप्ड वर्ल्ड है जिनके कारण ये बेसिकली हुआ है, दे शुड पे द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट येट रेडी। ओके, और उनके पास उतना फंडिंग नहीं है, उनके पास उस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि उन चीजों को एक तो क्लाइमेट पर वर्क कर सके, मिटिगेशन पर वर्क कर सके, एट द सेम टाइम आपको क्लाइमेट डिजास्टर को फाइट कर सके। इसीलिए भारत क्लाइमेट जस्टिस पर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग पर, ये सब चीजों पर भारत जो है बार बार फोकस कर रहा है। उसके अलावा पीएम मोदी ने लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, काफी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हो, लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और ये दुनिया भर के लिए लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली CDRI भी न्यूज में था,
ओके, ISA जो है बार बार न्यूज में आता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखें, ये चीजों को आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लाइफ इनिशिएटिव पर भी क्वेश्चन आपको ऐसे में भी लिखने को आ सकता है। ओके, ये उससे रिलेट करके कुछ आपको आ सकता है। रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये आपने देखा कि सोशल इशू में टॉपिक है, तो वहां पर पूछने के वजह, ESI में पूछने की वजह आपको जो है डायरेक्टली उन्होंने यहाँ पर पूछ दिया। आइंस्टीन का कोट था, लास्ट ईयर युद्ध स्टार्ट हुआ था रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो उन्होंने उसी को रिलेट करके आइंस्टीन का कोट था, पीस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट बाय फोर्स। ओके, तो आइंस्टीन का कोट था और ये रसिया यूक्रेन से रिलेट करके पूछा था। इंडिया इमरजेंसी इन मेडिकल टूरिज्म, ये तो मैंने काफी बार बोला था, मेडिकल टूरिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर के लिए, काफी बर्निंग टॉपिक था मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि आपको WHO का सेंटर ओपन हुआ था, जो क्या कह सकते हो किस चीज के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, आपको गुजरात में। और वहां पर से ही सरकार बार बार, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, दे वर टॉकिंग अबाउट द मेडिकल टूरिज्म, प्रमोटिंग इंडिया एज ए मेडिकल टूरिज्म हब। ओके, इसके बारे में जो है काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, भारत के बारे में ये प्रमोशन हो रहा था, इसीलिए उन्होंने जो है इमरजेंस ऑफ इंडिया एज ए मेडिकल टूरिज्म हब, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। गाइज, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ बर्निंग टॉपिक लिस्ट, और ऑलरेडी मैं ऐसे वगैरह के लिस्ट में अपने वेबसाइट brajeshmohan.in एज वेल एज यहाँ पर ये जो टेलीग्राम मेरा डिस्क्रिप्टिव का टेलीग्राम है, यहाँ पर मैं बार बार शेयर करते रहता हूँ। आप लोग जो रेगुलरली उसको फॉलो किया करो, वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ क्या करना होता है, देखो ESI जो है ना, और यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेरिवेटिव्स पर था, ये फोकस करना कि वर्ड लिमिट काफी एकदम से हटके था। पहले वो लोग 400 वर्ड पूछ रहे थे, एकदम से उन्होंने 600 वर्ड पूछ लिया था, एंड दिस वाज अ पैनिक सिचुएशन फॉर मेनी। क्यों? क्योंकि 90 मिनट ही टाइम है आपको, और अगर आप 600 वर्ड लिखने आते हो और इस तरह के टॉपिक पर लिखने आते हो, तो कहीं ना कहीं आपको 40 मिनट तक लग सकता है, इवन मोर देन दैट। तो आपके पास टाइम कम बचा है। और अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फाइनेंस टॉपिक, डेरिवेटिव पर आपको बेस्ड था। तो ये जो आपको ज्यादा टाइम लेता है पढ़ने में, समझने में, ओके, अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने में, ये आपको ज्यादा टाइम लेता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि इसमें भी टाइम आपको लगता है, इसमें भी 30 मिनट के अराउंड लग रहे थे। देन देयर इज स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्रीसी राइटिंग, इसमें भी आपको टाइम लगता है, तो इसीलिए काफी लोगों को टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था। ओके, तो ये एक इशू था लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, क्योंकि उन्होंने ऐसे का वर्ड लिमिट काफी ज्यादा पूछ दिया था, और एकदम से ये लोगों के लिए सरप्राइज एलिमेंट की तरह काम किया था। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशन एंड डोंट गेट पैनिक इन एनी केस। द मोमेंट यू गेट पैनिक्ड, आपका चांस खराब होने लगता है एग्जाम से, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो कि आप सिलेक्शन से दूर होने लगते हो। ये चीज जरूर ध्यान दें कि अगर पैनिक नहीं करोगे, अपने आप को अगर पॉजिटिव माइंडसेट से रखोगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि चांस यही है कि आप और लोगों से ऑटोमेटिकली आगे हो चुके हो, क्योंकि आधी जनता पैनिक कर चुकी है, वो बाहर है, और आप उनसे आगे निकल जाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम में पैनिक नहीं करना होता है। अभी काफी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं फेज 1 के बाद, सर मैं पैनिक कर गया, मैंने तुक्के मार दिए, मैंने ये कर दिए, तो वो नहीं करने थे। अगर आपने सही 4 क्वेश्चन भी क्वांट के बना लिए होते, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता। और वही लोग देख भी रहे हैं, लोगों ने 5 बनाने के बाद 10 तुक्के मार दिए, तो ये नहीं करना होता है। तो थिंग्स टू रिमेंबर, तो स्टिकिंग टू द वर्ड लिमिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग मिनिमम जनरल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, टाइपिंग और स्पेलिंग एरर, एंड राइटिंग रिलेटेड कंटेंट, जो भी आपको टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड कंटेंट, एंड इट इज ट्रू फॉर इवन आंसर राइटिंग ऑल्सो। क्या वर्ड लिमिट को जरूर पूरा करें, रिलेटेड कंटेंट लिखें, ग्रामर के कम मिस्टेक करें, और टाइपिंग एंड स्पेलिंग एरर तो होने ही नहीं चाहिए। 1 2 3 हो गया तो ठीक है, क्योंकि एवरी मिस्टेक्स कॉस्ट यू सम मार्क्स। इट कुड बी 0.25 मार्क्स, इट कुड बी 0.10 मार्क्स, बट इट कॉस्ट यू मार्क। ओके, लिख लो कहीं पर, एवरी मिस्टेक, इवन अ सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक विल कॉस्ट यू सम मार्क्स। ओके, एंड यू डोंट वांट टू लूज एनी मार्क्स, इवन अ 0.1 मार्क्स भी आप मिस करना नहीं चाहते हो इस तरह के पेपर में, जहां पर कि यही मार्क्स आपका फाइनल डिसाइड करता है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, तो आप मिस करना नहीं चाहते हो। तो इसीलिए ध्यान रहे कि अगर आप ये 3 चीजें करते हो, मतलब कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वर्ड लिमिट पूरे किए हैं, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने नहीं किए हैं, और तीसरी चीज है आपने रिलेटेड कंटेंट लिखा है, कीवर्ड्स इंक्लूड किए, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कंटेंट लिखा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपके मार्क्स मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि लोग ऐसे में बुलेट पॉइंट्स, सब हेडिंग्स, ये सब, गाइस दैट्स फॉर आंसर राइटिंग,
दैट टेक्निक इज फॉर आंसर राइटिंग। आपको ऐसे को पैराग्राफ में ही लिखना है, ऐसे को पैराग्राफ में ही लिखना है। आई होप आई एम क्लियर दिस विथ लाइन, दिस लाइन, कि आप ऐसे को बुलेट पॉइंट या कुछ उसमें फ्लैशी सब हेडिंग्स वगैरह देकर नहीं लिखना है, वो गलत तरीका है। आपको आर्टिकुलेशन, आपका ड्राफ्टिंग टेक्निक चेक किया जाता है, इसीलिए ध्यान रहे कि आप पैराग्राफ मेथड 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट्स, उसी तरह से आप उसको लिखें। ओके, सो टाइम एलोकेशन किस तरह से होना चाहिए? रिवीजन के लिए आप आधा टाइम रिवीजन में दो। ओके, आप जो आपके नोट्स हैं उसको रिवाइज करने में आप मैक्सिमम टाइम दो, आधा नहीं तो 40% टाइम आप उसमें जरूर दिया करो। और कोशिश करो कि जितनी जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप जैसे रिवीजन खत्म हो जाएगा आप ये टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे अपने डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस में। ओके, तो यहां पर ये टाइम दिया, उसके बाद जो टाइम बचा उसका 1/4 टाइम, मतलब आपने 100% आपका टाइम था, आपने 50% इधर दे दिया। ओके, ये वाला पार्ट आपने अगर रिवीजन के लिए दे दिया तो अभी भी आपके पास आधा बचा हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपको सोनली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए देना है। अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर अभी भी प्रैक्टिस राइटिंग स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर मान लो कि एग्जाम में लिखा नहीं जाएगा। ओके, ये लिखा के मेरे से ले लो, नहीं लिखा जाएगा। अगर आप सोच रहे हो किसी दूसरी दुनिया में हो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में हो आप, लिखा नहीं जाता, वहां पर टाइपिंग हो ही नहीं पाती है, आंसर की क्वालिटी आपको एकदम बन नहीं पाती है। इसीलिए प्रैक्टिस आपको करना है। राइट 2 to 3 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस। मैं जो है जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको ये वाला चैनल में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, ऑलरेडी देख रहे हो 15 डेज शेड्यूल है, बस रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्टिव बैंक एग्जाम @डिस्क्रिप्टिव बैंक एग्जाम, कई सारे फेक चैनल खुल चुके हैं सेम नाम से, क्योंकि पीपल इंटेंशनली जो है लोग जो है सही चीजों को अंदर दबाने के लिए कुछ इसकी के नाम से खोल देते हैं। तो आप ये आईडी के थ्रू ज्वाइन करना, ये आईडी सर्च करना @डिस्क्रिप्टिव बैंक एग्जाम, आपको जो है सही चैनल मिल जाएगा, मेरा वाला चैनल मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं है कि ये आपको नया क्वेश्चन, अगर आप इसके मीडिया सेक्शन में जाओगे, इस ग्रुप के मीडिया सेक्शन में जाओगे तो इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जितने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कई सारे आपको मॉडल आंसर्स, इवन आपको टिप्स, ये वाला जो पिंड मैसेजेस है इसको चेक कर लेना, यहाँ पर सारा कुछ आपको दिया हुआ है। यहीं आपको एक तरह से खजाना मिल जाएगा, सारा का सारा सोर्स यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आप पिंड मैसेज जरूर पढ़ें, मीडिया सेक्शन आप जरूर देखें, आपको कई सारे चीजें, कई सारे नोट्स वगैरह वहां पर मिल जाएंगे। ओके, सो एलोकेट आपको जो 1/4 टाइम राइटिंग के लिए जरूर एलोकेट करें। राइटिंग 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस बाय सेटिंग टाइमर। रेंडमली नहीं लिखना है, टाइमर सेट करके लिखना है। 10 मार्क्स के लिए 20 मिनट और 15 मार्क्स के लिए 25 मिनट का टाइमर सेट करना है। न्यू टॉपिक इन सिलेबस। अब देखो रिमेनिंग जो टाइम बच गया, ये वाला जो आपका 25% बचा हुआ है टाइम, अभी आप में से काफी सारे लोग नए वाले टॉपिक्स को कवर नहीं किए होंगे। देखो नए टॉपिक से जरूर क्वेश्चन होगा, चाहे वो डिस्क्रिप्ट, जैसे कि अकाउंटिंग वाला से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्कर वाला में 2-3 आप एक्सपेक्ट करके चलो, मतलब 5-6 मार्क्स वहां से आपको रहेंगे। सिमिलरली जो रिमेनिंग टॉपिक मैंने बताया था, ये वाले जो टॉपिक्स मैंने दिखाए थे आपको, ये 3 टॉपिक्स में से मे बी डिस्क्रिप्टिव पूछ सकते हैं, इसीलिए ये टॉपिक्स को आप जरूर कवर कर लें जो नया वाला टॉपिक्स है, या वैसे कोई भी टॉपिक और द टॉपिक्स विच यू हैड नॉट डन बिफोर, मतलब नोटिफिकेशन आने के पहले आप इसको नहीं किए थे तो उसको भी आप जरूर कवर कर लें, खास करके फाइनेंस मैनेजमेंट में, खास करके फाइनेंस मैनेजमेंट वगैरह में आप उसको कर लें। ऑल्सो प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशली फ्रॉम मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, ये चीज आप जरूर करें, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करें। ओके, उसके अलावा एग्जाम से पहले आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए और उसका आपको एनालिसिस वगैरह जरूर देखना चाहिए। एक मॉक 15 जुलाई को, 18 जुलाई को, 21 जुलाई, 24 जुलाई और 27 जुलाई, इस तरह से आपके 5 मॉक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, फुल लेंथ मॉक। और जब मैं बात करता हूँ फुल लेंथ मॉक, तो आप वो बैठने का प्रैक्टिस, देखो एग्जाम का एक और रूल है कि ये एग्जाम दिन भर का एग्जाम है, यहाँ पर आपके 3 पेपर होने वाले हैं। ओके, हालांकि बीच में गैप मिलता है लेकिन 2 पेपर साथ में होता है, मतलब कि 2 घंटे प्लस, क्योंकि 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के लिए, 90 मिनट आपको जो है डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो 2 आवर हो गया प्लस 90 मिनट आपको इंग्लिश के लिए, तो वो आपको ये पूरा का पूरा 3.5 घंटे आपको एक शिफ्ट में बैठना पड़ेगा। और आपने देखा कि ऑलरेडी 2 घंटे बैठने में कितना मशक्कत था, तो ये 3.5 घंटे एक बार में आपको बैठना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा।
तो 5.5 घंटे, फिर 1.5 घंटे, 1 घंटे आपको जब फर्स्ट शिफ्ट में जाओगे तो आधा घंटा बायोमेट्रिक निकलोगे, फिर बायोमेट्रिक जाओगे, फिर बायोमेट्रिक निकलोगे, तो काफी ज्यादा आपको चेकिंग वगैरह होगी, बायोमेट्रिक होगा। तो एक तरह से मेंटली अगर बात करो तो काफी एक तरह से टायरिंग चीज है ये पूरा एग्जाम। पूरा दिन भर आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं। ओके, 6 to 7 आवर्स, आपको 7 आवर्स तो मिनिमम आपको 7 आवर्स जो है वो लग जाते हैं। पूरा का पूरा दिन भर आपका जो है, सुबह 8 बजे जाओगे, शाम के 6 बजे आओगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 to 6 PM तक आप जो है यहाँ पर एग्जाम ही देते रहोगे। तो इसीलिए इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है, आपको एक तरह से रेडी रहना होता है। और वो कैसे रेडी होगे? मॉक टेस्ट के माध्यम से। इसीलिए मॉक टेस्ट रेंडमली नहीं देना है, टाइमर सेट करके पूरा आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे टाइम जो है वो पूरा एक तरह से अपने आप को बैठने का प्रैक्टिस करना है। लिखने से पहले बैठने का प्रैक्टिस जरूरी है, ये चीज ध्यान रहे। ये तो मैंने बता दिया। अब देखो एक मैसेज आया था मुझे, और ये मैं बार बार बोलता हूं। एक तो हो गया आपको मेंटल टायरनेस, ओके, कि जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, एग्जॉस्टिंग फील करने लगोगे, लास्ट पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आप पूरा का पूरा एक तरह से एग्जॉस्ट फील करने लगोगे, तो एग्जॉस्टेड हो जाओगे। वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। आपको एंड तक एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, एंड तक आपकी सेम एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि सेम वेटेज है हर एक पेपर का। एक दूसरा तरीका क्या है कि आईबीपीएस आपको टॉर्चर करता है अपने सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड के माध्यम से। सर आई गेव द आईएफएससी मेंस टुडे, रियलाइज टुडे आईबीपीएस का इंटरफेस कितना खराब होता है डिस्क्रिप्टिव के लिए, स्पेशली विथ नो डबल स्पेसिंग थिंग, यू कांट यूज शॉर्ट कीज टू नेविगेट और एडिट योर आंसर क्विकली। आपको एडिट कर सकते हो, लेकिन आपको आसानी से नहीं कर सकते हो। कर्सर बार बार नीचे चला जाता है, कर्सर बार बार इधर चला जाता है, तो इसीलिए वो भी एक मेजर इश्यू होता है। कीबोर्ड वाज आल्सो वेरी स्टिकी। कीबोर्ड आपको की स्टक होकर आते हैं। कीबोर्ड नया बना देगा, लेकिन वो भी कोई काम का नहीं होता है। 300 रुपए वाला कीबोर्ड होता है, घटिया सा कीबोर्ड होता है। और आप भी उसी तरह के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करो। ओके, स्टिकी कुछ की तो हिट करो तब काम कर रही थी, तो मतलब जोर से प्रेस करने पड़। सो दैट्स हाउ द आईबीपीएस की है बेसिकली। और मोस्ट सेंटर पर यही चीजें आपको फेस करने वाले हो। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक फैक्टर ये भी इंक्लूड करना है। एक तो आपका हो गया कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, दूसरा आपका हो गया मेंटल टायरनेस कि आप शाम होते थे 7 घंटे तक आपको एग्जाम देने हैं, पूरा सब कुछ मिलाकर, बायोमेट्रिक वगैरह मिलाकर। तीसरा चीज है आईबीपीएस आपको अपने सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड वगैरह के माध्यम से टॉर्चर करेगा। साथ ही साथ बैकग्राउंड में सब ठक 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 पूरा सब कीबोर्ड सबका चल रहा होगा। तो इतने सारे लोग अगर की को प्रेस कर रहे होंगे, एक बार सब जो है वो प्रेस कर रहे होंगे, तो समझो कि बैकग्राउंड किस तरह से होगा, वहां का एनवायरमेंट क्या होगा। सो इट वोंट बी लाइक फेज 1 एग्जाम जहां पर कि साइलेंटली सब अपना अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं। नो, इट वुड बी काइंड ऑफ केओस, जहां पर सब ठक 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 कीबोर्ड दे रहे हैं, कोई आपको कीबोर्ड के लिए आईपीएस को गाली दे रहा है, तो वो सिचुएशन चल रही होती है। और उस कंडीशन में आपको जो है लिखने होते हैं और फिर आपको परफॉर्म करने होते हैं। सो दैट्स हाउ ये चीज आपको अभी से मेंटली आपको रेडी रहना है। सो इफ यू आर टाइपिंग विद a speed of 40 WPM, then in actual exam your speed would be somewhere around 35। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस ऑन सम ऑर्डिनरी एक्सटर्नल कीबोर्ड। लैपटॉप की कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करोगे कोई फायदा नहीं है। एक्सटर्नल कीबोर्ड 300-350 रुपए का खरीद लो। इंटेक्स, फोटोन वगैरह, प्रोटोनिक्स वगैरह जो है, ये सब कुछ कंपनीज है, उसके लोकल कीबोर्ड आते हैं 300-450 का, वो आप बाय कर सकते हो और उस पर प्रैक्टिस करो, वही आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को जो है आपकी उंगली अभी बैठी हुई नहीं है, मैंने कुछ ट्रिक्स 5 स्टेटमेंट शेयर किए हुए इस टेलीग्राम के, अगर आप पिन पोस्ट में देखोगे तो मैंने 5 स्टेटमेंट शेयर किया हुआ, 5 स्टेटमेंट है, जिसमें आपको अगर आप जिसको डेली आधा घंटा अगर प्रैक्टिस करते हो उन स्टेटमेंट्स को, तो आपके सारे की जो है उस पर आपका फिंगर सेट हो जाता है। इसीलिए टाइपिंग करने से पहले एक बार वो जरूर प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि आपका जो है उंगली बैठ जाए। मैं वो होगा तो वो 5 लाइन जो है, 5 स्टेटमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। हालांकि आप ये वाले चैनल में इंक्लूडेड है, वहां से आप देख सकते हो। और वो 5 लाइन को आप जो 5 स्टेटमेंट को यूज किया करो 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस करने के लिए। इससे आपके सारे की जो है वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम में आप जब एग्जाम देने लगते हो तो कौन सा की वर्क कर रहा है, ये जरूर चेक कर लें कि सारे की जो है वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप की जो है जरूर चेक कर लें, और वो चेक करने के लिए वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान रखें, जिसके माध्यम से आप सारे की जो है वो चेक कर सकते हो कि क्या ऑल्ट टैब, क्या कंट्रोल वर्क कर रहा है, क्या
कैप्स लॉक वर्क कर रहा है कि नहीं, जितने भी आपको नंबर्स वगैरह हो गए या जो भी आपको लेटर्स हैं, आर ऑल दोज वर्किंग और नॉट। तो इसीलिए एग्जाम में आप की जो है वो जरूर चेक कर ले, ये आप में से काफी सारे लोग चेक नहीं करते हैं, तो चेक ऑल द कीज। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन जो भी बताया है वो काम का ही बताया, कुछ भी आपको फालतू नहीं बताया अभी तक। तो वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। Thank you very much. We'll meet you in the next video that would be mostly based on descriptive English, जहां पर प्रीसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे हम लोग उस वीडियो में। So till then, take care. Goodbye.